अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। पार्लियामेंट में नए साल का आगाज़ और इस पर रिवायत के मुताबिक सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने खिताब किया जॉइंट सेशन से। और माइंड यू के सदर साहब का बतौर सदर ये 8वां खिताब है पार्लियामेंट के सेशन से, जॉइंट सेशन से। और उन्होंने ये बताया भी, सिर्फ यही नहीं बल्कि उन्होंने हुकूमत की बड़ी तारीफ़ भी की, ख़ासकर जो माशी मैदान है उसमें जो कारकर्दगी, चाहे वो पॉलिसी रेट को नीचे लाना हो, चाहे वो मईशत को ग्रोथ की तरफ धकेलना हो, उसके लिए इकदाम करने हो। सदर साहब ने कहा माशी मैदान में बड़ा अच्छा किरदार अदा किया है। क्या कहा उन्होंने, ज़रा सुनिए। My singular privilege as your civilian president to address for the 8th time the August House at the beginning of another parliamentary year. This moment marks not only the continuation of our democratic journey, but also provides us with an opportunity to review our progress and reaffirm our commitment to building a better future for Pakistan. I would like to appreciate the government's efforts putting the country on a positive path to economic growth. Our foreign exchange reserves have witnessed a surge. There was a substantial increase in foreign direct investment, and the stock market also surged to a historic high. The government has also reduced the policy rate from 22 to 12%, and all other economic indicators have shown a healthy and sign improvement. जैसा कि आपने इस वीडियो में भी देखा, ऑपोजिशन ने इस मौके के ऊपर खूब शोर शराबा किया, एहतजाज किया, नारे लगाए, प्लेकार्ड्स लेके आए हुए थे वो। उमर अयूब साहब ने तकरीर भी की। इसके बाद ऑपोजिशन लीडर ने कहा कि पाकिस्तान में लाकानूनियत है और ये कानून की जो बालादस्ती नहीं है, इसी की वजह से सरमायाकारी भी नहीं आ रही, और भी बहुत सारी तनकीद की उन्होंने। बहरहाल सदर साहब इसके ऊपर उन्होंने अपनी तकरीर में बड़ा फोकस किया कि किस तरह से पार्लियामेंट की अफादियत, क्योंकि आवाम की बड़ी तवक्कुआत हैं, ये बढ़ानी होगी और उन तवक्कुआत के ऊपर पार्लियामान को पूरा उतरना होगा। साथ ही साथ हुकूमत के एक प्रोजेक्ट के ऊपर, वो जो सिंध कनाल का मामला है, उसके ऊपर उन्होंने तनकीद भी की। सबको डिस्कस करते हैं, बट सवाल कुछ यूँ कि ये जो सदर साहब ने तारीफ़ की है हुकूमत की, क्या ये हक़ाइक़ के मुताबिक है? हमें ज्वाइन करें इस डिस्कशन के लिए इरशाद भट्टी साहब, सलीम साफ़ी साहब, महमद सरफराज साहब और सुहेल वड़ाइच साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। महमद, आप कहिएगा, क्या राय है आपकी? सदर साहब ने जो बात की और जिस डायरेक्शन से उन्होंने शुरू की, क्या आपको लगता है वो बिल्कुल दुरुस्त बात थी? देखिए रीना, जहाँ तक मईशत की बात है, मईशत तो एक्चुअली जो है वो सही डायरेक्शन में चल रही है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है। आपको मालूम है कि हम पहले डिफ़ॉल्ट का सुनते थे, लेकिन अब एक स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। एक चीज़ जो है इसमें मैं ज़रूर कहूँगी कि हमें प्रोडक्टिव सेक्टर की ग्रोथ की तरफ जाना चाहिए। हमने सुनी ऐसी बातें कि जी रियल एस्टेट को रिलीफ देने का ये हुकूमत सोच रही है। इस तरह के मेजर्स जो हैं वो नहीं होने चाहिए। जहाँ तक दूसरी चीज़ है पोलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए ना, वो भी देखें पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में एक रिलेटिव पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, क्योंकि नियर फ्यूचर में इस हुकूमत को कोई ख़ास ख़तरा नहीं नज़र आ रहा। लेकिन जो असल चीज़ है जिसकी निशानदेही अनफॉर्चुनेटली ना हमारे सियासतदान करते हैं, ना हमारी रियासत करती है, वो है एक्सट्रीमिज़म और रेडिकलाइजेशन। ये अलीना एक बहुत बड़ी चीज़ है। आपको याद होगा कि 2016-17 में क्योंकि एक्सट्रीमिज़म को जो है वो नॉर्मलाइज़ किया गया, क्योंकि 2018 की पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करनी थी, तो वो धरने करवाए गए एक खसूसी जमात से। जिस तरीके के एक्सट्रीमिस्ट पॉलिटिकल पार्टीज़ को स्पॉन्सर किया गया रियासत की तरफ से, जिस तरीके से उनको बढ़ावा दिया गया, अब उसका हम खुमियाजा भुगत रहे हैं। अभी आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, जो स्पेन में हुआ है, जो 10 पाकिस्तानी ओरिजिन के लोग हैं वो पकड़े गए हैं, और किस वजह से, किस एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी की वजह से पकड़े गए हैं। इटली के अंदर भी यही चीज़ हमने देखी है। आप ये देखें कि ये हमारा इस वक्त नंबर 1 इशू एक्सट्रीमिज़म ही है, क्योंकि जो टेररिज्म भी है वो भी एक आउटकम है एक्सट्रीमिज़म का। हाँ, दुनिया हमें ब्लैकलिस्ट करने की सोच रही है। ये खाली जो है ये बात नहीं, यूरोप के अंदर जिस तरह से ये अभी हो रहा है। अब हमने अमेरिका के जो ट्रैवल बैन की बातें भी सुनने को आ रही थी, वो ये सिक्योरिटी से रिलेटेड ही थी, और वो ये माइंडसेट भी एक बहुत बड़ा उसके अंदर जो है वो हैंड प्ले करता है। दूसरी चीज़ ये कि अरब कंट्रीज़ में आपको बताती चलूँ, वो भी ये बात कन्वे कर चुके हैं हमारी रियासत को कि जो
जो हमारा उधर लोग जाते हैं वो किस तरीके से रेडिकलाइज्ड है और वहाँ पर एक रेडिकलाइजेशन जो है वो उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, यानी कि हमारे लोग वहाँ जाकर जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो आप ये देखिए अलीना के जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आई उसके अंदर एक तो रेमिटेंसेस का भी बहुत बड़ा हाथ है। अगर ये एक्सट्रीमिज्म की वजह से दुनिया हमें ब्लैकलिस्ट करने लगी और लोग हमारे जो हैं उनको हायर करना बंद कर दिया या हमारे वीज़े बंद कर दिए और इस तरह की जो चीज़ें अगर हुई तो फिर आप देखिएगा कि हमें उसका मुआशी और सोशली और हर चीज़ का बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो मेरे ख्याल में जिस चीज़ के ऊपर फोकस करना चाहिए सदर साहब को भी, हमारे बाकी सियासतदानों को, हमारी रियासत को जिसने अपीस किया है एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट को, एक्सट्रीमिस्ट पॉलिसीज़ को, ये सब ख़त्म करनी चाहिए और एक्चुअली इस इशू को बार बार उठाना चाहिए, इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए और एक्सट्रीमिज्म को ख़त्म करने के लिए अपनी सबसे ज़्यादा एफर्ट्स उनको करनी चाहिए। अच्छा भट्टी साहब, सदर साहब के खिताब से अमूमी तौर पे ये तवक्कुआत होती हैं कि वो एक लाइन इन लेंथ देते हैं, वो एक विजन देते हैं जो हुकूमत की कारकर्दगी रही है और फिर आने वाले दिनों में क्या होना चाहिए उससे मुतालिक। क्या आपकी तवक्कुआत पे पूरी उतरी सदर साहब की तकरीर और जो उसमें उन्होंने बातें की? मैडम शेख, अल्लाह ना करे कि मुझ पे कभी ये वक्त आए कि मैं आसिफ अली जरदारी साहब की पूरी तकरीर सुनूं या शहबाज शरीफ साहब की पूरी तकरीर सुनूं। अल्लाह ना करे। सर आप तो सहाफ़ी हैं, आपको तो सुनना चाहिए और फिर उसको क्रिटिकली एनालाइज करना चाहिए अगर क्रिटिकल भी होना है तो। अल्लाह ना करे मैडम शेख, एक बार फिर कह रहा हूँ कि पिछले 35 साल से रटी रटाई तकरीरें, पिछले 35 साल से एक एक लफ्ज़, एक एक फुल स्टॉप कामा याद हो गया इनका। तो अब कोई नई बात कौन सी ये करेंगे, कौन सा विजन लाएंगे, कौन सी हिकमत अमली देंगे, कौन सी मेरे घर की बात करेंगे या मेरे मुस्तकबिल की बात करेंगे कि मैं इनकी बैठ कर तकरीरें सुनूं। और पाकिस्तानी फार्मूला सियासत के चैम्पियन आसिफ अली जरदारी फरमा रहे थे कि बहैसियत सिविलियन सदर 8वीं बार खिताब एजाज़ है। उनका इत्मीनान बनता भी है मैडम शेख, जिस इत्मीनान से वो बात कर रहे थे, क्योंकि ऐवान सदर में वो मौजूद हैं। और दूसरी बात है, बेटी खातून अव्वल हैं, बेटे का जुगाड़ लगाया हुआ है, कभी भी वज़ीर आज़म बन सकते हैं। आइनी ओहदे उनकी पार्टी के पास हैं, सिंध उनके पास है। अनवर मजीद को सिविलियन अवार्ड मिल चुका है, दूसरा मेरे ख्याल या तीसरा बड़ा पाकिस्तान का सिविलियन अवार्ड। मैडम शेख, आसिफ अली जरदारी साहब का इत्मीनान बनता है, उनका कहना कि एजाज़ मेरे लिए बनता है। नामुकम्मल यानी फार्म 47 का नामुकम्मल ऐवान, आसिफ अली जरदारी साहब ने वैसे कभी सोचा है कि अभी सेनेट भी नामुकम्मल है और वो नामुकम्मल ऐवानों से सदर बने हैं। नामुकम्मल और अधूरा ऐवान, 5 मिनट में 5 बिल मंजूर करने वाला ऐवान, पार्लियामेंट के अंदर से बत्तियां बुझाकर पार्लियामेंटेरियंस को गिरफ्तार करवाकर चुप करके बैठा ऐवान, 26वीं आईनी तरमीम मंजूर करने वाला ऐवान, पीका जैसा काला कानून मंजूर करने वाला ऐवान, इलेक्शन एक्ट तरमीमें, नैब तरमीमें, जलसा कानून साजियाँ मंजूर करने वाला ऐवान, और उससे सदर का खिताब। इत्मीनान तो बनता है भाई और एजाज़ तो बनता है। और मैडम शेख छोड़ दें, क्या फ़र्क पड़ता है आसिफ अली जरदारी को कि 8 फरवरी 2024 का मैंडेट चोरी हो गया, क्या फ़र्क पड़ता है? जमहूरियत को सत्ते खैरा, इलेक्शन की रूह पाश भी हो जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है? छोड़ दें, अगर आज़ाद अदलिया किसी मुल्क में होती है या नहीं होती, क्या फ़र्क पड़ता है? छोड़ दें आज़ादी इज़हार राय, उनका कौन सा मसला है? वो तो अपनी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तकरीर जो लिखी हुई थी आके पढ़ गए ना, तो उनको क्या फ़र्क पड़ता है आज़ादी इज़हार राय? ठीक है। छोड़ दें, सुप्रीम कोर्ट का कोई हुक्म नहीं मान रहा मैडम शेख, 4 मरतबा सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है मखसूस नशिस्तें दें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, नहीं कोई मान रहा, उनका इत्मीनान तो बनता है ना। छोड़ दें, सियासी मुखालफिन की कोई चार दीवारी है, बुनियादी इंसानी हकूक़ हैं, या सियासी मुखालफिन पर जाली मन घड़त मुकदमे हैं, मैडम शेख उनका इत्मीनान बनता है मेरे आसिफ अली जरदारी साहब का। और उनका एजाज़ देखिए कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कह रही है करप्शन बढ़ी है, इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट कह रहा है जमहूरियत नीचे गई है, फ्रीडम हाउस कह रहा है इंसानी आज़ादियाँ नीचे गई हैं, लेकिन वो उनका एजाज़ बनता है जमहूरियत सिविलियन बालादस्ती तनज़ली हो जाए, अदलिया तनज़ली हो जाए, पार्लियामेंट तकद्दुस तनज़ली हो जाए, रूल ऑफ लॉ हो ना हो, आइन की हुक्मरानी हो ना हो, उनका बनता है। और आखिरी बात मैडम शेख, खुदा के लिए यार इस कौम को इतना प्रोपेगेंडा, इतना झूठ, कहाँ से कोई मईशत, किसकी मईशत बेहतर हुई है?
यानी आप अगर कह रहे हैं कि ये बात खत्म हो गई है कि अब अल्लाह ना करे मेरे मुल्क की मैशत बेहतर हो, दहशतगर्दी खत्म हो, लेकिन किधर बेहतर हो? ये कोई रियल स्टेट को कोई 4 चांद लग गए हैं, कोई इंडस्ट्री बूम कर रही है, कभी जाके देखें तो सही कितनी इंडस्ट्री बंद हो गई है, कोई ज़राअत अच्छी हो गई है, कोई कर्जे IMF का आपके पास प्लान आ गया है, कोई सरमायाकारी आ गई है, कोई सरमायाकार आ गए हैं, आबादी बम पर आपने आखिरी दो जुमले आबादी बम पर आपने कोई हमें विजन दे दिया है, मुआशी इस्लाहत कोई आप ले आए हैं, कोई खसारा ज़दा इदारे कोई आपने वो सारे प्राइवेटाइज कर दिए हैं। बातें तो मैडम शेख इससे पहले शहबाज शरीफ कर रहे थे, उससे पहले मरियम कर रही है, लेकिन हिकमत अमली या इस सिलसिले में कोई अमली इक़दामात हमें देखने में नहीं आया। आपका पॉइंट आ गया भट्टी साहब, अब जरा आगे बढ़ाते हैं डिस्कस। सोहेल वाहिद साहब, गुज़श्ता 1 साल में जो हुकूमत के इक़दामात रहे, जो पार्लियामान का किरदार रहा, और फिर ऑब्वियसली वो सारा कुछ मईशत के ऊपर भी जो इक़दामात रहे, क्या आपको लगता है उस सबको देखते हुए सदर साहब ने जो तारीफ़ की है और जो बातें की हैं वो दुरुस्त हैं? जी देखें, सदर का जो खिताब होता है ना, उसके जो सारा ब्रीफ है वो प्राइम मिनिस्टर हाउस से अप्रूव होता है, उनकी सजेशन शामिल होती हैं, और फिर ये एक रस्मी खिताब है जो सालाना आपको प्रेसिडेंट जो है वो पार्लियामेंट से करते हैं। तो पहली तो बात यह है कि हमने देखा है कि सदर जो है बाज़ औक़ात उनकी हुकूमत से नहीं भी बन रही होती, लेकिन उन्हें हुकूमत के मामलात जो हैं, जो जिस तरह से हुकूमत उन्हें भेजती है, उन्हें मानना पड़ता है। सदर का इख्तियार रस्मी है, वो स्टेट के सबसे बड़े तो हैं, लेकिन चीफ एग्जीक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर हैं, और हुकूमत जो है वो प्राइम मिनिस्टर ने चलानी होती है। तो इसलिए सदर का जो खिताब है ये बेसिकली तो एक हुकूमत की कारकर्दगी के मुतल्लिक ही तबसरा होता है जो हुकूमत ने खुद भेजा होता है। जो मेरा ख्याल है जो मुख्तलिफ बात उन्होंने की है वो ज़ेर बहस लाने की ज़रूरत है कि सिंध के अंदर बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रही थी कि कैनाल्स जो हैं सिंध के ऊपर, उनके ऊपर जो मीटिंग हुई है, ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा था, वो सदर जरदारी ने प्रिजाइड की थी। लेकिन आज अपने सदारती खिताब में उन्होंने ये वाज़ेह कर दिया कि जो है इस तरह की कोई बात नहीं है, कोई नई कैनाल्स जो है वो सिंध में नहीं बन रही। क्योंकि मैं रिसेंटली गया था सक्कर, तो हर बंदा यही कैनाल्स के बारे में सवाल करता था। मुझे भी उस वक्त हकीकत हाल का पता नहीं था कि किसकी क्या राय है। तो अभी अगर सदर साहब ने ये बात इंक्लूड की है अपनी तकरीर में, तो ये सिंध के अंदर जो हमारे बहुत सारे लोग बहुत इस पे एहतजाज कर रहे थे, ये उनके लिए एक पैगाम है। दूसरी बात यह है कि आपको ये देखना चाहिए जब हम ये कंपैरिजन करते हैं मईशत का, तो हमारे भट्टी साहब या तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोग या हुकूमत के मुखालिफ जितने भी हैं तबके, वो ये तो दुरुस्त कहते हैं कि हमारे यहाँ जो नई इंडस्ट्री नहीं लग रही, ये भी दुरुस्त कहते हैं कि हमारे यहाँ जो है अभी ग्रास रूट तक जो इक़दामात किए गए हैं उनके असरात नहीं पहुंचे। ये बातें तो दुरुस्त हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखना चाहिए कि 1 साल पहले डॉलर किस तरह रोज ऊपर जाता था और किस तरह से जो महंगाई थी वो किस तरह से जाती थी, स्टॉक मार्केट कितनी गिर गई थी। तो चाहे ये अभी इंडिकेटर्स जो हैं वो नीचे तक नहीं गए, हम डिफॉल्ट नहीं हुए, हमें कर्जे मिलने शुरू हो गए, बाकी मुल्कों ने भी हमारी बात सुननी शुरू कर दी, तो डेफिनेटली पॉजिटिव इंडिकेटर्स तो हैं। हमें ये अपने आंखें और कान बंद करके जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उनको भी सराहना चाहिए, और जो अभी चीज़ें ठीक नहीं हुई, जैसे मैंने कहा कि अभी ग्रास रूट तक उस महंगाई के कम होने के असरात नहीं पहुंचे, जैसे मुल्क के अंदर इंडस्ट्री जो है वो नहीं हो रही, इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही। बहुत सारे मुल्कों ने हमसे वादे भी किए लेकिन वो पूरे नहीं हुए। ये तक कहा गया कि $50 बिलियन जो हैं वो पाकिस्तान में आएंगे, वो नहीं आए। तो ये कमजोरियां हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो पॉजिटिव चीजें हो रही हैं उनको भी एक्सेप्ट तो करना चाहिए ना। तो ये तकरीर डेफिनेटली हुकूमत की कारकर्दगी की एक तारीफ थी। हमारा काम है कि जो काम वो नहीं कर सके वो भी हाईलाइट करें, जैसे कि हम कर रहे हैं। ठीक है सर, बट आपके ख्याल में सदर साहब का आज अपने खिताब में खुल के कहना कि जो नहरें निकालने का फैसला है ये हुकूमत का अपना है, एक तरफा है और मैं इसकी हिमायत नहीं कर सकता, ये इसका नतीजा क्या हो सकता है, कितना बड़ा इम्पैक्ट डाल सकता है?
देखिए, मेरी तो एज ए डेमोक्रेट शुरू से ये राय रही है कि मसलन मेरे अपने यानी मेरे ज़ाती भी और मेरे सूबे के भी मफाद में, पंजाब के मफाद में था कालाबाग डैम। लेकिन जब सिंध ने, बलूचिस्तान ने, केपी ने, तीनों ने कालाबाग डैम की मुखालफत की तो पंजाब के लोगों ने सरेंडर कर दिया। तो आप देखते हैं कि कालाबाग डैम से क्या क्या बताया जाता था, ये हो जाएगा, इतना अच्छा हो जाएगा, बिजली ठीक हो जाएगी, आपाशी का निज़ाम ठीक हो जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन लोगों ने रज़ाकाराना तौर पर सियासी पार्टियों ने सरेंडर कर दिया। तो देखो, पहली बात तो यह है कि अगर इकट्ठे रहना है, अगर हमने सूबों में इकट्ठे रहना है, तो हमें जाहिर है किसी के मफादात को नुकसान पहुंचा के तो नहीं इकट्ठे रह सकते। उसके लिए एक दूसरे के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना जरूरी है। अगर हमने कालाबाग डैम जैसा बड़ा मंसूबा छोड़ दिया पंजाब में, तो कैनाल तो बहुत उसके मुकाबले में छोटी चीज़ें हैं। तो सूबों को राज़ी किए बगैर, उनके साथ मुज़ाकरात किए बगैर, उनके साथ जब तक वो एग्री ना हो, कोई कैनाल नहीं बननी चाहिए। ये मेरी ज़ाती राय है। ठीक है, ये मेरी ज़ाती राय है। फेयर इनफ सर। सलीम साफ़ी साहब, यहीं से शुरू करते हैं। पहले तो जो हमारा बुनियादी सवाल है, सुहेल साहब ने कहा बेशक बहुत माइक्रो लेवल के ऊपर नहीं, लेकिन मैक्रो तब्दीलियां या बड़ी सतह पर मईशत को जो संभाला हुकूमत ने दिया है, उस हद तक सदर ज़रदारी की तारीफ बिल्कुल दुरुस्त है। कि आप इससे इत्तेफाक करते हैं? जी, मैं इससे इत्तेफाक करता हूँ। जो मैक्रो लेवल पे है, तो कुछ इंडिकेटर इकानमी के वो बेहतर बना दिए गए हैं। सबसे बड़ी बात ये कि मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचा दिया गया है, और उसके साथ ये कि वो सरमायाकारों का या अहले सरवत का एतमाद बहाल कर दिया गया है। कुछ ममालिक ने, जो सुहेल साहब कह रहे थे कि उस लेवल पे तो पैसा नहीं आया जिस लेवल पे दावे किए गए थे, लेकिन बड़ी हद तक पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट किसी हद तक शुरू हो गई है और उसका आगाज़ हो गया है। तो इकानमी के लिहाज से हुकूमत की परफॉर्मेंस को हम अगर कहें तो कामयाब करार दे सकते हैं। लेकिन जो दूसरी बात जिसकी तरफ महमल ने इशारा किया था कि एक्सट्रीमिज़म और टेररिज्म की तरफ हुकूमत की तवज्जो न होने के बराबर है, और उस फ्रंट पे हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हुई है। लेकिन सर, मैं एक चीज़ के बारे में चाहूँगी ज़रूर आप लोग राय दें। ये पार्लियामान के नए साल का आगाज़ और पार्लियामान की जो सैंक्टिटी है, इस पूरे साल में जो इक़दामात हुए, उसके ऊपर क्या असर पड़ा? उसके लिए क्या सदर साहब को मज़ीद उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करना चाहिए था? क्या उसके ऊपर बोलना चाहिए था? और आपके ख्याल में मईशत अगर ठीक हुई और इक़दामात जो हुए, क्या ये आपस में बिल्कुल ठीक मेल खाते हैं या यहाँ पर भी आपको कुछ इम्बैलेंस लगता है? नहीं, वो तो देखिए बहुत सारी चीज़ें मनफी भी रही। मसलन ह्यूमन राइट्स के लिहाज से ये कोई अच्छा दौर नहीं रहे, और प्रेस फ्रीडम के लिहाज से ये कोई मिसाली दौर नहीं है। लेकिन सदर की तकरीर जो होती है, वो जिस तरह सुहेल साहब ने कहा कि वो तो हुकूमत की तरफ से आई हुई होती है, और एक ख़ास हद से ज़्यादा वो तनकीद, नहरों पे तनकीद भी तो उन्होंने कर दी ना, या उसमें भी तो अपना रिजर्वेशन दिखा दी। तो वो तो मैं जब बाज़ औक़ात कहता हूँ तो लोग बुरा मनाते हैं कि असल में पीपल्स पार्टी सिंध की पार्टी है, वो सिंध को अपना पाकिस्तान समझती है और मुस्लिम लीग नून पंजाब को अपना पाकिस्तान समझती है। और आज भी उन्होंने देखे कि सिंध के इशू पे वो दायरे से निकल गए, लेकिन किसी और इशू पे दायरे से नहीं निकले। अच्छा भट्टी साहब, आई अंडरस्टैंड आप कुछ कहना चाह रहे हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, मजीद बहस को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक। सदर मुमलिकत के खिताब के ऊपर हम बात कर रहे हैं, तज्जिया तबसरा कर रहे हैं। शायद भट्टी साहब, ब्रेक पे जाने से पहले आप कुछ कहना चाहते थे? एक तो मैडम शेख वही आपने अल्लाह आपके तदब्बर और तफक्कर को चार चांद लगाए कि आपने एक वही कहा कि यानी जहाँ जरदारी साहब को तनकीद करना थी, वहाँ सुहेल वड़ैच साहब मोहतरम के जमहूरी सदर की जमहूरियत की लिखी हुई तकरीर जो थी, जो ऐवान वो आती है वज़ीर-ए-आज़म हाउस से, जिस पर सदर साहब देख के बगैर पढ़ जाते हैं, वहाँ उन्होंने थोड़ा सा लेफ़्ट राइट हो गए। आप कहाँ खिताब फरमा रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि खिताब कहाँ फरमा रहे हैं? आप पार्लियामेंट से खिताब फरमा रहे हैं। इस पार्लियामेंट को आप अवामी नुमाइंदा कह सकते हैं? इस पार्लियामेंट को आप कह सकते हैं कि इसमें जितने बिल मंजूर हुए हैं वो सारे इन्होंने सारों को पता थे और सारों ने बिल्कुल उस पर बहस व मुबाहिसा की?
इस पार्लियामेंट को आप कह सकते हैं कि इसके तकद्दुस की लोग इज्जत कर रहे हैं बाहर और इसको सलाम ठोक रहे हैं। और जब आपके सारे इंडिकेटर्स नीचे जाई जा रहे हैं और आप इत्मीनान फरमा रहे हैं, आप कम अज़ कम आप सिर्फ सदर नहीं हैं, आप ममनून हुसैन साहब नहीं हैं, आप आरिफ अलवी साहब नहीं हैं, आप रफ़ीक तारड़ साहब नहीं हैं, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हेड भी हैं जिनके वोटों से ये हुकूमत खड़ी है। कम अज़ कम आप अपने आकर खाली खूल हमारे लिए हम भी कहते कि जी, मैं फिर ये कह रहा होता मैडम शेख अब अमली तौर पर तो उन्होंने किया कुछ नहीं, लफ्जों में बोल गए, लेकिन कम अज़ कम बोलते तो सही, कहते तो सही कि भाई ये कौन जवाब देना चाहेगा जी, सोहेल साहब या ये इंडिकेटर्स खराब है। अच्छा जी, सोहेल साहब कुछ कहना चाहे। सोहेल साहब। मेरे प्यारे इरशाद भट्टी साहब माशाल्लाह बहुत ही इल्म भी रखते हैं और सियासत भी इनसे ज्यादा कोई नहीं समझता, कानून आईन। और वो फिक्रा जरूर कहिएगा कि दोनों को खुश रख सुन लेना, एक मिनट सुन लेना। जरा गुजारिश सुन ले सर, हम भी तो सुनते हैं ना आपके इल्म के मोती। जी जी सर, मैं तो गुजारिश सुन ले। तो क्योंकि ये सारे मामलात को बखूबी जानते हैं, तो सिर्फ आइन की ये शिक पढ़ लें कि सदर वही करता है जो उसको चीफ एग्जीक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर कहता है। तो सदर का तो ये अगर उन्होंने एक दो लाइनें अपनी तरफ से डाल भी दी हैं तो हमें तो इस पे भी एतराज होगा कि भाई सदर को ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो भी आप उसको जाली कहें, सच्चा कहें, झूठा कहें, वो अलग एक बात है, लेकिन आपने भी तो इस मुल्क के आइन को माना हुआ है ना, इसी मुल्क में रह रहे हैं, अभी बगावत तो करके आप भी नहीं आए, तो इसका मतलब है आपने इस रियासत को भी माना हुआ है, इस जाली हुकूमत को भी माना हुआ है, कपड़े फाड़ के आप सड़क पे नहीं आए, तो एक तरह से आपने मान लिया ना। तो जब आप पीटीआई भी पार्लियामेंट में बैठी हुई है, पीटीआई सारी मीटिंगें भी अटेंड करती है, उनसे मुज़ाकरात भी करती है, तो भाई हम भी उसी सूरत हाल में ही डिस्कशन करेंगे ना। हम कोई वो काफिर तो नहीं है ना कि जो मुल्क से निकल जाए, जो सारे आप मान गए, कोई नीम दिली से, कोई रजामंदी से, कोई खुश दिली से, तो हम भी इसी मुल्क में रहते हैं। तो जिस दिन इरशाद भट्टी साहब कपड़े फाड़ के पार्लियामेंट के सामने एहतजाज करेंगे, हम भी पीछे तालियां बजाएंगे। नेवल भी कुछ कहना चाह रही हैं? आपको याद होगा कि उस दिन जब पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के जो कोलिशन गवर्नमेंट की बात हो रही थी और उनके डिफरेंसेस की, तो मैंने आपको बताया भी था कि ये कैनाल प्रोजेक्ट के ऊपर पीपल्स पार्टी की बहुत ज्यादा रिजर्वेशंस हैं और इसके ऊपर जो है शायद इवेंचुअली जो है वो मामलात रिजॉल्व हो जाएं और ये प्रोजेक्ट उस तरीके से आगे ना जाए जिस तरह अभी सोहेल साहब ने कालाबाग डैम की बात की। मैंने भी उस वक्त आपको ये कहा था कि कालाबाग भी तो नहीं बना था मुशर्रफ के होते भी, तो ये भी हो सकता है कि ये चीफ एग्जीक्यूटिव से डिस्कस किया गया हो मामला और ये जो लाइंस बोली गई हैं इसके मुतालिक ये इस वजह से भी सामने आई हूं और मतलब एक वेल थॉट आउट इंपॉर्टेंस भी, ये ऐसा नहीं है जैसा हम इसको परसीव करें बस सदर साहब ने अपनी तकरीर कर दी या तनकीद कर दी, बल्कि ये भी पहले से पार्ट ऑफ द प्लान हो। भट्टी साहब एक मिनट, हाँ चले, सॉरी भट्टी साहब। मैडम शेख एक आखिरी रह गया हरबा, और अंदाज़ा करें मेरे सोहेल वड़ाइस मेरे भाई पे कि मैं कपड़े फाड़ के पार्लियामेंट के सामने जाऊं, ये पीछे तालियां मारेंगे। अब पता नहीं खुशी से मारेंगे या गम से मारेंगे, ये नहीं बताया, लेकिन मैं फाड़ के पहुंचूं। और भाई और मेरे सोहेल वड़ाइस साहब, जमहूरियत के कपड़े फट गए आपको चैन नहीं आया, सिविलियन बालादस्ती के कपड़े फट गए आपको चैन नहीं आया, आइन के कपड़े फट गए आपको चैन नहीं आया, पार्लियामेंट के कपड़े फट गए आपको चैन नहीं आया, सहाफत के कपड़े फट गए आपको चैन नहीं आया, इलेक्शन के कपड़े फट गए आपको चैन नहीं आया, मेरे रह गए हैं। चलो जी परसों आ जाए इस्लामाबाद, मैं भी फाड़ के चला जाता हूँ, आए आज तालियां मारते हैं, कम से कम आपकी तालियां सुने हुए तो अरसा गुजर गया। अच्छा मुझे समझ नहीं आ रही ये गुफ्तगू गैर पार्लिमानी है या पार्लिमानी है, अब मैं इसमें कंफ्यूज हूँ। जी सोहेल साहब, सोहेल साहब जवाब देना चाहिए। क्या किया आपने? देखिए ये तो हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम है, हम तो इख्तलाफ को बायस रहमत समझते हैं और इनकी राय का बहुत एहतराम है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में कोई ये सोचना कि पाकिस्तान एक प्योर जमहूरी मुल्क है और उसमें उस तरह की विशेष करना जिस तरह की भट्टी साहब कर रहे हैं, ये एक आइडियलिस्टिक तो बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन पाकिस्तान एक, आपको पता है, हाइब्रिड स्टेट है, यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट है, हम गरीब लोग भी यहाँ पे हैं, यहाँ पे सियासतदान भी हैं, तो उसी माहौल के अंदर ये गुफ्तगू होती है ना। जितनी बातें आपने की
यहाँ तो मार्शल लॉ भी आ गए थे, यहाँ तो कॉन्स्टिट्यूशन मनसूख भी हो गए थे, यहाँ तो पता नहीं क्या क्या हुआ है सर। तो और जाहिर है हमें उस पर कोई हमारी मर्जी से तो नहीं होता सर। एक मासूमाना सवाल है मेरा, लेकिन एक बात है ना कि सिर्फ आज तक जो कुछ नहीं हुआ, बाकी तो लोगों ने कुर्बानियां भी दी हैं, सब कुछ लोगों को हुआ है। आज तक इरशाद भट्टी साहब ने जो है वो कपड़े फाड़ के एहतजाज नहीं किया, तो ये भी एक दफा ये प्यार मोहब्बत तो आप दोनों की चलती रहेगी, ये प्यार मोहब्बत तो आप लोगों की कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन मेरा एक मासूमाना सवाल है सर, लेकिन मेरा एक जरा मासूमाना सवाल है, मैं समझना चाह रही हूँ इस चीज़ को कि ये जो हुकूमत आई थी ये इस दावे के साथ ही आई थी कि हम जमहूरियत के लिए स्पेस बनाएंगे, और जो स्पेस पीटीआई ने फॉरगिव कर दी थी वो हम कहीं ना कहीं अपनी इस्तात में रह के वापस लेंगे। प्रैक्टिकली भी देखते हैं, क्या आपको लगता है कि कहीं ना कुछ गुंजाइश बनाई गई है इस एक साल के अंदर पार्लियामान में या नहीं? देखें, इरशाद भट्टी साहब की और मेरी मिसाल ले लें, ठीक है जी। मैं पहले आया जियो में जंग में, ये बाद में आया, ये आप मेरी स्पेस ले गए हैं, मैं वापस तो नहीं ले सकता ना। अरे ठीक है मैं इससे इख्तलाफ करती हूँ सर, आपकी जो स्पेस है ना वो कोई नहीं ले सकता। देखिए आपने कैसे अपने एक जुमले से लाजवाब कर दिया, इसके ऊपर तो आगे से कोई जवाब भी नहीं बनता इस जियो के प्रोग्राम में एटलीस्ट, बाकी पाकिस्तान में लेगी है लेकिन इधर नहीं। बस मेरी एक ही मुतालबा है कि अगर इस मुल्क में जमहूरियत लानी है, अगर इस मुल्क में आईन, इस मुल्क में साफत बहाल करनी है, इरशाद भट्टी साहब कपड़े फाड़ के पार्लियामेंट के सामने एहतजाज करें, मैं और सलीम साहब हम पीछे से नारे भी मारेंगे, तालियां मारेंगे। सर कपड़ों वाला एहतजाज करवा दे, हमारा भी तो ख्याल करें। अच्छा चलें जी, लेट्स जस्ट एग्री टू डिसएग्री। हमारे जो पैनल की अक्सरियत है वो समझती है कि ये जो खिताब है ये एक रिवायती खिताब होता है, और सदर साहब ने जो कहा वो अपनी कैपेसिटी में सही कहा, और इसमें अगर मैक्रो लेवल पे देखा जाए मईशत से मुतल्लिक तो हकाइक भी नजर आते हैं। इरशाद भट्टी साहब इससे अग्री नहीं करते। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, फिर आपके सवालात और आपका फीडबैक हम जानना चाहेंगे यूट्यूब के ऊपर। वेलकम बैक। आपके भेजे गए सवालात तजियाकारों के सामने रखते हैं। सुहेल साहब, आपसे हुमायूं रहमान पूछ रहे हैं कि रमज़ान रिलीफ पैकेज के तहत हुकूमत मुस्तहिक अफराद को 5,000 रुपये नकद फराहम करने का मंसूबा बना रही है, ये आवाम की मदद करेगा या महंगाई के पेश नज़र ये नाकाफ़ी साबित होगा? बिल्कुल नाकाफ़ी है। आजकल तो 5,000 रुपये कुछ भी नहीं मिलता। जो भी हुकूमत पैकेज बनाए उसको कोशिश करनी चाहिए 10,000 से नीचे ना हो, क्योंकि चीज़ों की कीमतें सालों में बढ़ गई हैं, और मैं देखता हूं कि जिन लोगों के पास आटा नहीं है या सहरी अफ्तारी का सामान नहीं है, कम से कम 10,000 तो उन्हें दें। चाहे अफराद कम कर लें, लेकिन तो जो है उनकी जो है उनको जो इमदाद की जाती है वो बढ़ानी चाहिए। सर वैसे ये इस तरह से नकद वैसे देने का कॉन्सेप्ट दुरुस्त है? देखिए, दुनिया में तो ये जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, इसको बड़ा सराहा गया है। उसकी वजह यह है कि ये जो डायरेक्ट रहती है ना, आप अगर इनडायरेक्ट रिलीफ देते हैं ना तो वो गरीब तक नहीं पहुंचता, तो ये डायरेक्ट रिलीफ है। इसका सिर्फ फायदा ये है, पहले ये होता है ना कि अगर आप पेट्रोल सस्ता करते हैं या आटा सस्ता करते हैं तो वो सब फिर उससे फायदा उठाते हैं, और वो रिलीफ उन लोगों तक नहीं पहुंचता जिन तक पहुंचना चाहिए। तो नकद का नुकसान तो है, लेकिन इसका फायदा यह है कि डायरेक्ट उस बंदे तक पहुंचता है जिसको जरूरत होती है। बहुत शुक्रिया सुहेल वड़ायत साहब। सलीम साफी साहब, आपसे समन खान पूछ रही हैं कि वॉच लिस्ट में शामिल होना पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा सिफारती चैलेंज है? ये सिविकस मॉनिटर वॉच लिस्ट है। चैलेंज तो है यकीनन, और अभी जो उन्होंने कैटेगराइजेशन की है उसकी वजह से भी पाकिस्तान के इमेज पे असर पड़ा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसके नतीजे में पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। बहुत शुक्रिया सलीम साफी साहब। महमल, आपसे सवाल कि चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी से पाकिस्तान को क्या मिला, फ़ायदा या नुकसान? लतीफ़ अहमद पूछ रहे हैं। देखिए लीना, ओवरऑल तो हमें इसका फ़ायदा ही हुआ है। जहाँ तक नुकसान की बात है, दो चीज़ें थी। एक तो खैर पाकिस्तान की टीम ने बहुत डिसअपॉइंट किया और पहले ही मतलब आउट हो गई, और दूसरा ये था कि इंडिया क्योंकि फ़ाइनल में पहुँच गया तो इसलिए फ़ाइनल पाकिस्तान में नहीं हो सका और पाकिस्तान की ऑडियंस महरूम हो सकी कि लाइव नहीं वो मैच देख सकी। लेकिन अगर आप वैसे देखें तो पाकिस्तान का इमेज, पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज, ये सब कुछ जो है वो पूरी दुनिया में जो है
है वो एक तरीके से बढ़ा भी है। और एक चीज़, इतना बड़ा इवेंट ICC का यहाँ पर हुआ और थैंकफुली बगैर किसी इंसिडेंट के, कोई सिक्योरिटी इशू नहीं हुआ, कोई टेररिज्म से रिलेटेड नहीं, कोई इस तरह बहुत अच्छे तरीके से किया। और ये इंडिया के जो यानी मोदी गवर्नमेंट के भी एक कह ले कि उनके लिए भी एक बड़ी एम्बैरेसिंग बात है। उन्होंने बड़ी कोशिश की पाकिस्तान में ना हो, सिक्योरिटी का इतने सुना। आपको पता है कि इंडियन प्लेयर्स को भी कोई मसला नहीं था पाकिस्तान में आने से, इंडिया के अपने भी लोगों को कोई मसला नहीं था पाकिस्तान में आने से, लेकिन ये मोदी गवर्नमेंट का इशू था। आप देखिए सारे टीम हमने देखा जर्नलिस्ट आए यहाँ पर, दीगर टीम्स आई, बिल्कुल सही, इंडियन ऑफिशियल्स आए। उसके अलावा हमारी जो इंटरनेशनल टीम इधर खेल रही थी उन्होंने हमारे क्राउड की तारीफ की, किस तरीके से उन्होंने कहा, और ओवरऑल हमारा सॉफ्ट इमेज जो है उसकी वजह से हमें तो इसलिए फायदा हुआ। बहुत शुक्रिया। अगला सवाल भट्टी साहब आपके लिए। रमशाली पूछ रही हैं कि बलूचिस्तान में महकमा ज़कात 30 करोड़ रुपए मुस्तहकीन में तकसीम करता है, लेकिन इसके इंतजामी अखराजात 1 अरब 60 करोड़ रुपए तक जा पहुंचे हैं, जिसके बाद वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने इसे ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है। सवाल ये पूछा गया है कि हुकूमत अपनी कारकर्दगी और अखराजात को मौसर कैसे बना सकती है? मैडम शेख, ये है मेरा पाकिस्तान। अगर इस एक ज़कात के महकमे को देख लें, जिस पे अभी सदर साहब आज इत्मीनान का इज़हार कर रहे थे कि बड़ा सारा कुछ आगे जाई जा रहा है, पता नहीं किधर जाई जा रहा है। अच्छा, ये है मेरा टोटल पाकिस्तान कि ज़कात कितनी खर्च करनी है या कितनी देनी है, 25-30 करोड़, और उस पर ख़र्चा कितना आ रहा है, 1 अरब 60 करोड़ या 1.25 अरब, और 80 गाड़ियाँ भी हैं, उन गाड़ियों का पेट्रोल भी होगा, और वो जो दफ्तर की बिजली भी लगेगी। तो ये है मेरा पाकिस्तान। इतनी है मिस गवर्नेंस, बैड परफॉर्मेंस और मिस मैनेजमेंट। और अभी मैं एक खबरें, आखिरी 2 जुमले खबर पढ़ रहा था कि वज़ीरों के लिए इस्लामाबाद की मिनिस्टर कॉलोनी में घर कम पड़ रहे हैं, और कुछ वज़ीरों ने गाड़ियाँ पुरानी लेने से इनकार कर दिया। अच्छा। अब बताइए कि हर वजारत में यही हो रहा है जो बुगटी साहब का कह रहे थे। सरफराज बुगटी साहब, आपका शुक्रिया, एक सच कम अज़ कम आप सामने ज़रूर लाए। सर, ये बड़ी मायूब खबर है जिसकी तरफ आपने इशारा किया, गो कि मेरी नज़रों से नहीं गुजरी, लेकिन हम इसको देखते हैं। और अगर ऐसा है तो फिर क्योंकि वज़रा और जो हुकूमत है इससे मुतल्लिक दावे करती है कि काबीना तो जो अपनी तनख्वाह है वो भी नहीं लेती, और अखराजात कम करने से मुतल्लिक हुकूमत और वज़ीर आज़म ने बड़े दावे किए थे। तो डेफिनेटली इनको इन चेक रखना चाहिए। आज के लिए इतना ही। आपने हमें YouTube के ऊपर ऐसे सवाल भेजते रहने। अल्लाह हाफ़िज़।